नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की जो ये हमारी संस्कृत व्याकरण की क्लास है, जिसमें हम कारक का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जा रहा है कि जो हमारा ये कारक का चैप्टर है, ये चाहे आप एचटेट, टीजीटी, पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो बिहार शिक्षक भर्ती होता है, या यूपी टेट, एस टेट जो होता है, यूजीसी नेट, D++B, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी संस्कृत विषय से संबंधित एग्ज़ाम हो, उसमें आप सभी के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद ये क्लास रहने वाली है। इसलिए क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा और ये मत सोचिएगा कि मैम जो है ये मैम के पास इतना सोर्स नहीं है कि वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए और बिना डिजिटल बोर्ड के हमें नहीं समझ में आता। एक बार आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, फिर बताइएगा कि कंटेंट आपको कैसा लगा और क्या कंटेंट में कितना दम था। क्योंकि मुझे पता है कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी इतना डीपली कारक नहीं करवाया होगा जितना मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसलिए आप सब जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतनी ही मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको क्लास समझ में आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप स्टार्टिंग से देख करके ही क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। और ये जो हमारा कारक का चैप्टर है, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसके लिए इसकी लगभग 9 से 10 क्लास हो सकती है। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है मुझे एक दिन में ज़्यादा टाइम लग जाए तो मैं आपकी क्लास कम करवा करके, मतलब एक ही दिन में 2-2.5 घंटे की ले करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा दूँ। तो ये डिपेंड करता है कि कितना समय मिल पाता है मुझे। लेकिन आप क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक वही करते हैं जिनको दिल से ये होता है कि हाँ, इतना अच्छा कंटेंट किसी ने नहीं दिया है। तो लाइक करने का अपने आप मन करता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी कि आपको लाइक करना ही पड़ेगा, मेरी क्लास पर आए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका मन करता है लाइक करने का, कमेंट करने का, तो कीजिए, लेकिन क्लास को शेयर कर दिया करें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं जा करके एक एक घर में जा करके आपको क्लास बताऊंगी। तो आप सब ही जो है इतने अच्छे कंटेंट को सभी बच्चों तक पहुंचा सकते हो। इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कारकम। तो कारकम शब्द बना किस प्रकार से है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वो हम देख लेते हैं। तो कारक शब्द का व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले है कारक शब्द में क्री धातु है, क्री धातु, णवुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, णवुल प्रत्यय है। इसमें णवुल जो शब्द है इसकी इत संज्ञा हो गई है, और ये इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है, इत संज्ञा हुई है चुटू से। किस से हुई है, चुटू से। क्योंकि आप सभी को पता है कि चुटू जो सूत्र है वो प्रत्यय के आगे आने वाले च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। तो यहाँ पर ट वर्ग के अंदर ही ण आता है, ट ठ ड ड ण। तो यहाँ पर ण की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है, चुटू सूत्र से। और ल की भी इत संज्ञा हो जाती है। ल की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी, हलंत्यम से। किस से होगी, हलंत्यम से। तो अब आप बोलोगे कि मैम ल जो है इसकी इत संज्ञा हलंतम से क्यों हुई है, ल शक्व तद्दिते से क्यों नहीं हुई। तो आपको बताती हूँ कि ल शक्व तद्दिते जो सूत्र है, ल शक्व तद्दिते, ये इत संज्ञा सिर्फ आगे के अक्षर की करता है। किसकी, आगे के अक्षर की इत संज्ञा करता है। अंत में अगर कोई लय आ रहा है तो उसकी इत संज्ञा हलंत्यम से ही होगी, लय शक्व तद्दिते से नहीं होगी। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहीं आप देखो कि इसमें लय दिया हुआ है और लय और
लय श और कै वर्ग की संज्ञा लशक व तद्धिते से होती है, और आप लय की संज्ञा लशक व तद्धिते से कर दो, नहीं होगी, नहीं होगी। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लय की संज्ञा हलंत्यम से होगी। लय शक व तद्धिते सूत्र सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले अक्षरों की करता है। अगर लय अक्षर पहले आता तो इससे क्या होता है कि लय शक व तद्धिते से इसकी इत संज्ञा हो जाती, लेकिन ये अंत में आया इसलिए हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर शेष रहता है हमारा चोटू से ण की इत संज्ञा होने के बाद, हलंत्यम से लय की इत संज्ञा होने के बाद इन दोनों का तस्य लोप ऐसे लोप कर दिया जाता है, और शेष रहता है वू। क्या रहता है? वू। फिर एक सूत्र आता है युवोर नाको। क्या है? युवोर नाको। ये सूत्र क्या करता है? वू को अक आदेश करता है। क्या करता है? वू को अक आदेश करता है। यहाँ पर अन और अक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वू को अक आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वू को अक आदेश। आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो अक है, ये अक शब्द जो है, इसके अंदर न तो कोई विसर्ग है, न ही कोई हलंत है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कभी एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी पजल करके दे दिया जाता है कि युवार नाको सूत्र से यू को क्या आदेश होगा और वू को क्या आदेश होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है कि अक इस प्रकार भी लिख करके दे दिया जाता है, इस प्रकार भी लिख करके दे दिया जाता है। तो यह आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा अक है ये पूरा है, कै जो है वो पूरा है, आधा नहीं है, हलंत नहीं आएगा। तो यहाँ पर यू और नाको सूत्र से वू को अक आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाता है? क्री धन अक, क्री धन अक। और यहाँ पर री को क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और यहाँ पर बन जाता है कारक। चूंकि कारक जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? कारकम। क्या लिखना पड़ेगा? कारकम। इस प्रकार से कारकम शब्द बनता है। इससे ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो कि इसमें मैडम जी और सूत्र भी आएंगे, ये होगा, तो अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बताया जा रहा है। इससे ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ज्ञान झाड़ने की अपनी जो है आवश्यकता नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रखिए। कहीं आप मतलब ये कमेंट करो कि मैम इसमें ये सूत्र लगने वाला था, ये लगने वाला था, मुझे पता है इसमें क्या सूत्र लगने वाला था, लेकिन जो बात ये है कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा वो सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत से विद्वान भी स्टूडेंट होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि इत संज्ञा कैसे होती है, या फिर ये जो कारक शब्द मैंने अभी बनाया है आप सभी के सामने, ये किस प्रकार से बनता है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को लेकर के साथ में चलना पड़ता है। इसलिए आप अपना बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो है सच्चाई यही है कि आपको जितनी नॉलेज है आप अपने पास रखिए, लेकिन जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आगे अब आती है हमारी इनकी परिभाषा। क्या है? कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया अन्वयी करोति इति कारकम। करोति इति कारकम अर्थात क्या है? करोति अर्थात करता है। क्या है? करोति अर्थात करता है। क्या करता है? जो कार्य को करता है। इति इस प्रकार से, या वह कारकम कारक है। जो कार्य को करता है वही क्या है? कारक है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ।
राम है पठती, राम है पठती। तो यहाँ पर जो राम है शब्द है, राम है, ये क्या है? पठती, पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो कार्य करने वाला कौन है? राम है। तो यहाँ पर कारक किस में होगा? राम है शब्द में होगा। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। फिर है एक और इसकी परिभाषा दी जाती है, क्रिया अन्वयी कारकम। क्या है? क्रिया अन्वयी, क्रिया अन्वयी कारकम। क्रिया अन्वयी कारकम अर्थात क्रिया का जो अन्वय है वो क्या है? कारक कहलाता है। फिर है हमारे पास इसकी तीसरी परिभाषा जो बहुत पूछी भी जाती है, क्रियाजनकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम क्या है इसका मीनिंग? संस्कृत में भी लिख देती हूँ मैं, अर्थात यस्य क्रियया सह साक्षात् संबंध भवति तत् कारकम। क्या है? तत् कारकम। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप कि क्रियाजनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया का जो जनक है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो है वो कौन है? कारक है। अब जैसे मान लीजिए रमा रमा क्रीडती, तो यहाँ पर जो है खेलने का कार्य कौन कर रहा है? तो रमा कर रही है। तो यहाँ पर जो क्रीडती क्रिया हो रही है, इसकी जनक कौन हो जाएगी? रमा हो जाएगी। जनक का मतलब यहाँ पर यही है कि जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वही क्या है? कारक है। जैसे राम है पठती में, राम है पठती अभी हमने किया, तो यहाँ पर जो पढ़ने का कार्य है, पठती क्या है? पठती क्रिया है। इतना तो आप सभी को पता है, मैं ये मान करके चल रही हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं पठती, गच्छति, लिखती, क्रीडती, ये सभी क्या होती है? धातु होती है। और धातु का अर्थ ही क्या है? क्रिया। जो कार्य किया जा रहा है तो वो क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर जो राम है पठती है, यहाँ पर पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहाँ पर पठती जो है वो तो क्रिया ही रहेगी, लेकिन जो राम है शब्द है जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। और उसमें कारक के अनुसार ही विभक्ति लग जाएगी कि जो कारक होगा वो ही विभक्ति लग जाएगी। जैसे अगर कर्ता कारक है तो कर्ता में प्रथमा लगती है, कर्मा है तो कर्म में द्वितीया लगती है। तो इस प्रकार से आपको ये विभक्ति आगे करवाया जाएगा कि किस प्रकार से विभक्तियाँ लगती है कारकों में। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझिए। फिर इसकी ये जो संस्कृत लिखी है मैंने, अब आपको ये समझा देती हूँ कि यश्य जिसका क्रिया, क्रिया के साथ सह आया है, तो यहाँ पर साथ शब्द है। और आप सभी जानते हैं कि सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए क्रिया का तृतीया में क्रिया बनता है। जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है वह क्या है? तत्कारकम। यहाँ पर तत् क्यों किया गया है? सह क्यों नहीं लिया गया? स क्यों नहीं लिया गया या फिर सा क्यों नहीं लिया गया? तत् ही क्यों लिया गया? तत् इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर कारकम शब्द है और कारकम नपुंसक लिंग का है। क्या है? नपुंसक लिंग का। तो तत् भी नपुंसक लिंग का ही आएगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है इस परिभाषा में कि जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। आई होप आप सभी ये परिभाषा समझ गए होंगे। अब हम करते हैं कारक कतिविदम। कारक के कितने भेद हैं? क्या है? कारक कतिविदम।
कारक कति विधम। कति विधम मतलब कति अर्थात कितने, विधम अर्थात प्रकार है। कारक के कितने प्रकार हैं, कारक के कितने प्रकार हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कारक कारकम षड्विधम। कारकम षड्विधम। कारक जो है 6 प्रकार का है। कारक क्या है, षड्विधम। कारक 6 प्रकार का है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये पजल करने वाला होता है। कारकम षड्विधम, कारक 6 प्रकार का होता है। क्यों पजल करता है आपको बताती हूँ कि हिंदी में जो कारक है ना, हिंदी में कारक की संख्या 8 है। कितने हैं, 8। और संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में 6 कारक है। तो ये प्रश्न जो है वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि सॉरी, सब कुछ इरेज हो गया। चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ। कारकम कतिविधम तो यहाँ पर कारक कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर हम सीधा ही लिख लेते हैं कि कारक कितने प्रकार के हैं। कारकम षड्विधम। कारकम षड्विधम। कारक जो है वो 6 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा जाता है, चाहे आप इंटरव्यू देने जाओ या कहीं पर भी, कि कारक कितने प्रकार के हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी बताइए। तो हिंदी में कारक 8 माने जाते हैं, संस्कृत में 6 माने जाते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है कि कोई पासबुक में आपको अगर कारक 7 प्रकार के या 8 प्रकार के दिए जा रहे हैं तो वो सरासर गलत है। और ये प्रश्न एचटेट के प्रीवियस एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि संस्कृत में कारक कितने प्रकार के हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं अब हम करते हैं एक श्लोक के माध्यम से। कर्ता कर्मम च करणम, कर्ता कर्मम च करणम च संप्रदानम, क्या है, संप्रदानम तथैव च, ये पहली पंक्ति हो गई। फिर है दूसरी पंक्ति, अपादान अधिकरणम चैति, अपादान अधिकरणम च इति आहु कारकाणि षट्। क्या है, कारकाणि षड्। ये दूसरी पंक्ति है। क्या कहा गया है कि कर्ता कर्म च और करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान पंचमी और अधिकरणम सप्तमी। मतलब टोटल ये कितने कारक कहे गए हैं, तो ये 6 कारक कहे गए हैं। कर्ता पहला कारक है, कर्म दूसरा कारक है, करण तीसरा कारक है, संप्रदान चौथा कारक है, अपादान 5वां कारक है और अधिकरण 6ठा कारक है। तो ये हमारे टोटल कितने कारक है, 6 कारक है। कितने कारक है, 6 कारक है। एक एक करके मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक,
तीसरा है करण कारक, चौथा है कर्ता कर्म करण संप्रदान, पांचवा है हमारा अपादान कारक, छठा है हमारा अधिकरण कारक। कितना हो गए ये हमारे टोटल 6 कारक हो गए। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। इनके चिन्ह भी होते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो चिन्ह क्या है? कर्ता का चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर। तो ये जो हमारे हैं ये कारक के चिन्ह है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आपको याद ही इस प्रकार से करना है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर। तो इस प्रकार आप 4 से 5 बार इसको रिवाइज करोगे तो ये आपको जवान पर बैठ जाएगा। और आपको जब मर्जी पूछ ले कारक के चिन्ह क्या है या कारक कौन कौन से हैं, सीक्वेंस वाइज बताइए, तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे मैं बोल रही हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर। और यहाँ पर एक और कारक भी मान लिया जाता है। वैसे ही इसकी गणना कारक में नहीं होती लेकिन विभक्तियों में मान लिया जाता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी विभक्ति है, कारक 6 है तो विभक्ति हमारी कितनी हो जाएगी? 7। कितनी हो जाएगी? 7 विभक्ति हो जाएगी। कितनी है? 7। ये प्रश्न भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि विभक्तियों की संख्या कितनी है। कारक हमारे 6 हैं तो विभक्ति 7 किस प्रकार से हो गई? क्योंकि आप बोलोगे कि मैम कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, इस प्रकार से टोटल 6 ही विभक्तियाँ होनी चाहिए, 7 कैसे हो गई? तो एक हमारा जो है संबंध आता है, संबंध जिसकी गणना कारक में नहीं की जाती है लेकिन विभक्ति में की जाती है। संबंध में विभक्ति कौन सी होती है? तो षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो संबंध है इसकी गणना कारक में नहीं की जाती। आज तक आपने पढ़ा भी होगा, जब आप 6ठी से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट होते हो तो उसमें पहले हमें यही पता होता था कि संबंध जो है कारक होता है। लेकिन अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग या फिर अभी के लिए जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे वो लघु सिद्धांत हो, व्याकरण सिद्धांत हो, सिद्धांत कौमुदी हो, उन सभी में क्या है कि संबंध को कारक नहीं माना जाता है, चाहे फिर वो NCERT की ही पुस्तक क्यों ना हो। आज तो NCERT के अंदर भी, लेकिन हम पहले क्या था कि हमें टीचर बताते ही नहीं थे कि संबंध की गणना कारक में नहीं की जाती है। हम संबंध को भी कारक में ही गणना करते थे। संबंध की गणना सिर्फ और सिर्फ विभक्तियों में की जाती है और संबंध के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कारक जैसे कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है, इस प्रकार से अपादान में कौन सी होगी और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी, ये जब हम कारक का चैप्टर करेंगे, कारक का चैप्टर मीन्स कि जब हम एक एक करके इन कारक को करेंगे तब हम ये देख लेंगे कि इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी। अभी के लिए आप इतना जानिए कि संबंध की गणना कारक में नहीं की जाती है और विभक्ति में की जाती है। तो टोटल 7 विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति संबंध इस प्रकार से होगी।
इस प्रकार से कि विभक्तियाँ 7 है और कारक 6 है, तो कारक जो प्रकरण है उसका अन्य नाम क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो कारक प्रकरण का ही अन्य नाम विभक्ति अर्थ प्रकरण है। क्या है? कारक प्रकरण का अन्य नाम जो है, अन्य नाम मीन्स कि इस नाम से भी इसे ना जाना जाता है, तो अन्य नाम क्या हो जाएगा? विभक्त्य अर्थ प्रकरणम। विभक्त्यर्थ प्रकरणम ये क्या है? कारक प्रकरण का ही अन्य नाम है। तो ये भी हमें दे दिया जा सकता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो हमारे जो कारक है इसका सामान्य परिचय ही आज की क्लास में हम करेंगे। कल से हम प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कारक। कारक जो शब्द है वो क्री धातु नवुल प्रत्यय से बना है, नवुल प्रत्यय का अक शेष रहता है और नपुंसक लिंग में कारकम चलता है। फिर हमने परिभाषा पढ़ी, करोति इति कारकम, अर्थात जो कार्य को करता है वही कारक है। क्रिया अन्वयी कारकम, क्रिया का जो अन्वय है वो कारक है। अन्वय मतलब क्या होता है? अन्वय अगर हम किसी चीज़ का करते हैं तो जो पहले आना होता है वही अन्वय में माना जाता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि क्रिया का जो अन्वय है, अर्थात क्रिया बाद में आती है और कारक जो है पहले आता है, तो इसलिए यहाँ दिया गया है। फिर है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक है वही कारक है। फिर हमने पढ़ा कि कारक 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध की इसमें गणना नहीं की जाती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी विभक्तियों में गणना की जाती है, लेकिन कारक में गणना इसकी नहीं की जाती है। और फिर हमने चिन्ह किए थे इसके। तो चिन्ह कौन कौन से थे? तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, ये इसके चिन्ह होते हैं। अब इनकी जो विभक्तियाँ होती हैं वो हम साथ साथ ही करते चलेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इनकी है वो हम जैसे ही हम कर्ता कारक पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल आपको अच्छे से बता दूंगी। और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और मेन बात ये है कि आप अपना नोट्स भी स्वयं बनाइएगा। अभी आपने जैसे क्लास में भी देखा, मैं आपको इतना अच्छे से ये लिख के वो करवा रही थी, लेकिन क्या होता है कि ये जो स्क्रीन है ना, जैसे डिजिटल एलईडी होती है उसमें हम इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पीपीटी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, इसको हम सेव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने हैंड नोट्स ही बनाइएगा ताकि आपको ये कंटेंट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर तो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो बाकी की जो हम कर्ता कारक है वो हम कल से शुरू करेंगे। आज के लिए सामान्य परिचय ही। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।